Hello students, I am Shahid Alam from IM Inter College Kithor. In this video, we shall study the poem An Elegy written in a country churchyard composed by Thomas Gray. The present poem is an elegy. अब सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि एलिजी होती क्या है। एलिजी को हिंदी में हम शोकगीत कहते हैं और एलिजी में कवि किसी दिवंगत आत्मा का वर्णन करते हैं। An elegy written in a country churchyard is one of the most popular poems of English literature. The setting of this poem is the churchyard of Stoke Pogis. अब बच्चों, इस कविता को कवि ने क्यों लिखा था तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। स्टॉक पॉगिस चर्चयार्ड में या कब्रिस्तान कह दीजिए, स्टॉक पॉगिस के कब्रिस्तान में कवि की खुद की अपनी मां डोरोथी एंट्रोबस दफन थी और सन 1771 ईस्वी में अपनी मौत के बाद थॉमस ग्रे को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। तो स्टूडेंट्स, let's study the poem An Elegy written in a country churchyard. It was evening time. The poet was standing in a country churchyard called Stoke Pogis. First of all, the poet gives a beautiful description of evening scene. The curfew tolls. The curfew means चर्च की घंटी, tolls means धीरे धीरे बजती है। The knell, knell कहते हैं बच्चों किसी की मौत पर या किसी चीज की समाप्ति पर बजाई जाने वाली जो घंटियों की आवाज होती है उसे कहा जाता है knell। ऑफ मीन्स की, पार्टिंग मीन्स विदा होते हुए, डे मीन्स दिन की। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज इवनिंग टाइम, शाम का समय था। The church bell is ringing, चर्च की घंटी बज रही है and it is telling the people that the long day is ended. ये लोगों को बता रही है कि लंबा दिन अब खत्म हो गया है। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कर्फ्यू की। ये चर्च के अंदर घंटी क्यों बजाई जाती है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। इंग्लैंड में विलियम द कन्क्वेरर नाम के एक राजा हुए थे जिनका पीरियड था 1027 से लेकर 1087 तक। उन्होंने अपने इस पीरियड के दौरान एक चर्च के अंदर एक व्यवस्था की थी कि जैसे ही रात के 8 बजेंगे चर्च की घंटियां बजाई जाएंगी और ये लोगों के लिए संकेत होगा कि वो अपने घर के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है या जो चिराग या बत्तियां जल रही हैं उन्हें बुझा दें और अब सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर चले जाएं। 1087 में उनकी मौत के बाद सन 1100 ईस्वी में इंग्लैंड के अंदर इस परंपरा को छोड़ दिया गया था, लेकिन इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में आज भी इस परंपरा को जिंदा रखा गया है और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में आज भी रात के 8 बजे चर्च की घंटियां बजाई जाती हैं। इसलिए कवि कहते हैं द कर्फ्यू टॉल्स, चर्च की घंटी बजती है, द नैन ऑफ पार्टिंग डे, और ये कवि को विदा होते हुए दिन की याद दिला देती है। यानी चर्च की घंटी कवि को किसी की विदाई पर बजने वाली घंटियों की याद दिला देती है। द लॉइंग हार्ड, द लॉइंग मीन्स रंभाते हुए, हार्ड मीन्स पशुओं के झुंड। वाइंड मीन्स, वैसे तो बच्चों वाइंड का मीनिंग होता है हवा, लेकिन यहां पर वाइंड ये वर्ब के रूप में यूज हुई है और यहां पर वाइंड का अर्थ है टेढ़े मेढ़े तरीके से चलना। द लॉइंग हार्ड, रंभाते हुए झुंड, पशुओं के रंभाते हुए झुंड। वाइंड मीन्स टेढ़े मेढ़े चले आ रहे हैं। स्लोली मीन्स धीमे धीमे, ओवर मीन्स ऊपर, द ली मीन्स चरागाह के। आप इसको ग्रासलैंड कह सकते हैं, मीडो कह सकते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि पशुओं के झुंड जो सारे दिन चरागाहों में चल रहे थे
दे आर ऑल्सो कमिंग बैक टू देयर शेड्स, वो भी अपने अपने बाड़ों में को लौट रहे हैं। दे आर वॉकिंग इन अ zigzag मैनर, वो टेढ़े मेढ़े तरीके से चले आ रहे हैं। एंड दे आर वॉकिंग वेरी स्लोली, और वो बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। अब बच्चों, पशुओं के धीमे चलने की दो यहां पर वजह हो सकती हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि सारे दिन चरागाह में चरने की वजह से वो थके हुए हैं, और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पेट ज्यादा भरे हुए हैं, तो पेट भरे होने की वजह से वो धीरे धीरे चल रहे हैं। द प्लोमैन, किसान, हॉवर्ड मीन्स घर की तरफ को, प्लॉट्स मीन्स वॉकिंग लेबोरियसली, यानी बड़े ही परिश्रम के साथ चल रहे हैं। हिज वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। अब आगे कभी कहते हैं द प्लोमैन यानी द फार्मर हु हैड बीन वर्किंग हार्ड इन हिज फील्ड, किसान जो सारे के सारे दिन अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। दे आर ऑल्सो कमिंग बैक टू देयर होम, वे भी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं, ड्यू टू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम की वजह से, दे आर वॉकिंग विद हैवी स्टेप्स, वो भारी भारी कदमों के साथ चल रहे हैं। दे आर वेरी टायर्ड, वो बहुत थके हुए हैं। सो दे आर वॉकिंग वेरी लेबोरियसली, इसलिए वो बड़ी ही मेहनत के साथ चल पा रहे हैं। तो आगे कभी कहते हैं हिज वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। बच्चों, यहां पर कवि ने कहा कि थके हुए रास्ते पर, तो यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम की फिगर ऑफ स्पीच को कवि ने प्रयोग किया। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव को वो जिस नाउन के साथ प्रयोग होना चाहिए, जिस शब्द के साथ वो प्रयोग होना चाहिए, अगर उस शब्द के साथ प्रयोग न करके दूसरे शब्द के साथ उसको रख दिया जाता है, तो इसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। तो यहां पर देखने की बात यह है, हिज वेरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। थका हुआ बच्चों रास्ता नहीं है, थके हुए हैं किसान, इसलिए यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो कवि कहते हैं कि किसान जो सारे दिन अपने खेत में काम कर रहा था, वो भी अपने घरों को या अपने घर को लौट रहा है। सून, जल्दी ही, द फार्मर विल रीच हिज होम, जल्दी किसान अपने घर पहुंच जाएगा। ही विल मीट हिज फैमिली ओवर देयर, वो वहां पर अपने परिवार से मिलेगा। एंड ही विल फॉरगेट द वर्ल्ड, और वो इस संसार को भूल जाएगा। एंड लीव्स, और छोड़कर जा रहे हैं, द वर्ल्ड में, संसार को, टू डार्कनेस, अंधेरे में, एंड टू मी, और मुझे भी। आगे कभी कहते हैं कि एनिमल्स भी और फार्मर्स भी वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और इस संसार को अंधेरे के हवाले करके जा रहे हैं। एंड टू मी, और मुझे भी अंधेरे में छोड़कर जा रहे हैं। द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं, दैट देयर विल बी डार्कनेस इन द वर्ल्ड, संसार में अंधेरा हो जाएगा। एंड द पोएट विल बी लेफ्ट इन दिस डार्कनेस, और कवि को भी इस अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा। द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा शोज द पोएट्स लॉनलीनेस, कवि, ये स्टैंजा की आखिरी पंक्ति जो है वो कवि के अकेलेपन को प्रदर्शित करती है। डियर स्टूडेंट्स, द पोएट थॉमस ग्रे रिमेन्ड बैचलर थ्रू आउट हिज लाइफ, थॉमस ग्रे जो थे वो अपने संपूर्ण जीवन कुंवारे रहे थे। ही ऑल्सो विश्ड फॉर ए फैमिली, वो भी एक परिवार की इच्छा रखते थे। बट ही हैड नॉट फैमिली, लेकिन उनका परिवार नहीं था। सो द पोएट सेज, इसलिए कवि कहते हैं कि सभी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन वो इस अंधेरे में अकेले रह जाएगा। एंड द पोएट सेज, और कवि कहते हैं, ही विल थिंक ऑफ द वर्ल्ड, कि वो संसार के बारे में सोचेगा। ही विल स्टे देयर, वो वहीं रुकेगा। एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, और वो संसार के बारे में सोचेगा।